हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इस चैप्टर पर जो बोर्ड परीक्षा में संभावित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और ख़ास करके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जिससे परीक्षक आपके व्यू को भी जान सके। तो इस चैप्टर पर कौन से प्रश्न हो सकते हैं? सबसे पहले असहयोग के ऊपर। असहयोग आंदोलन क्या एक प्रतिरोध आंदोलन था? ऐसा पूछ सकते हैं। या असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम व इसका मूल्यांकन। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों और उसके मूल्यांकन के विषय में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। या असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से ऐसे सकारात्मक या कौन से ऐसे नकारात्मक कार्यक्रम किए गए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको हम पूरा असहयोग आंदोलन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दूसरा बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह। इस पर नमक सत्याग्रह के रूप में पूछ सकते हैं, डांडी मार्च के रूप में पूछ सकते हैं, या सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया गया अपने आप में एक विशिष्ट आंदोलन था और यह विशिष्ट आंदोलन क्यों था, इस तरह के कुछ क्वेश्चन की भाषा हो सकती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा पुनः प्रारंभ करने पर पहले जैसी सफलता क्यों नहीं मिलती? पहले जैसी सफलता क्यों नहीं मिली? ऐसा क्वेश्चन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बीच में रोक दिया था, गांधी इरविन पैक्ट हो गया था। गांधी जी लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। दोबारा आकर के उन्होंने फिर से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया तो पहले जैसी गति क्यों नहीं पकड़ सका? क्या कारण थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू ये कौन थे और इनका क्या योगदान था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अल्लूरी सीताराम राजू का क्या योगदान था? नेक्स्ट, राष्ट्रवाद के जागरण में कवियों कलाकारों की क्या भूमिका थी? कवियों और कलाकारों की भूमिका। जो आंदोलन करने वाले लोग थे, नेता थे, इनके अतिरिक्त कवियों और कलाकारों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को कैसे सशक्त किया? ये प्रश्न। एक प्रश्न और है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? सीमाएं क्या लिमिटेशंस थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी लोग शामिल थे? जो लोग नहीं शामिल थे वो क्यों नहीं शामिल थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं कह करके उस परीक्षक ने आपको भ्रमित करना चाहा है। सीधे से इसका आंसर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन से लोग ऐसे थे जो शामिल नहीं थे और क्यों नहीं शामिल थे, ये लिखना है। तो ये 6 महत्वपूर्ण प्रश्न
बाद में राष्ट्रवाद चैप्टर पे बनते हैं जो आपके सिलेबस में है। अब आइए हम एक एक प्रश्न को दोहराना चालू करते हैं। असहयोग आंदोलन, जिसको कि एक प्रतिरोध आंदोलन कहा गया, या असहयोग आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, और इसके क्या कार्यक्रम थे और इसका मूल्यांकन कीजिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया। कब किया गया? जनवरी 1921 में। ध्यान रहे, जनवरी 1921 में आंदोलन किया गया। आंदोलन के क्या लक्ष्य थे या क्या मांगे थी या किन उद्देश्यों के लिए किया गया था? चाहे लक्ष्य पूछा जाए या मांगे या उद्देश्य, केवल भाषा का अंतर है। 4 मांगे थी। पहली मांग स्वराज्य, स्वराज्य की मांग। दूसरा जो उद्देश्य था या जो दूसरी मांग थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा, और तीसरी मांग थी रॉलेट एक्ट को रद्द करना। चौथी मांग थी खिलाफत आंदोलन। 4 उद्देश्यों को लेकर के किया गया। पहली मांग स्वराज की प्राप्ति। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय अगर उनको सहयोग देंगे तो अंग्रेज उनको स्वराज देंगे, किंतु जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज अपने इस वादे से मुकर गए। इसलिए भारतीयों में आक्रोश था और वो स्वराज की प्राप्ति चाहते थे। दूसरी मांग थी रॉलेट एक्ट को रद्द करना। रॉलेट एक्ट जो कानून 1919 में लागू किया गया, ये एक ऐसा कानून था जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई। किसी भी भारतीय को बिना किसी गवाही के, बिना किसी वास्तविक अपराध के उसको गिरफ्तार करके जेल में 2 साल तक रखा जा सकता था। तो लोग इस कानून को समाप्त करवाना चाहते थे। तो दूसरी मांग थी रॉलेट एक्ट को रद्द किया जाए। तीसरी मांग थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। जो गोली कांड के दोषी अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज ऑफिसर थे, उनको सजा दी जाए और ब्रिटिश सरकार माफ़ी मांगे। ये तीसरी भारतीयों की मांग थी। चौथी मांग थी खिलाफत आंदोलन की मांग, खलीफा के पद की वापसी, खलीफा के राज्य की वापसी। तो इन 4 उद्देश्यों को लेकर के ये आंदोलन किया गया। ओके, अब इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम और क्या सकारात्मक या क्या नकारात्मक पक्ष थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन इन उद्देश्यों को लेकर के प्रारंभ किया गया। चूँकि भारत में बहुत ज़्यादा जनाक्रोश था और इस जनाक्रोश को लेकर के गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन करने का जो प्रस्ताव था वो पहली बार सितंबर 1920 में ये कलकत्ता में लाया गया। कलकत्ता में कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय अंतिम रूप से लिया गया दिसंबर 1920 में नागपुर में। दिसंबर 1920 में नागपुर में यह प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के तहत जनवरी 1921 में अब इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या रखे गए, आंदोलन कैसे चलाना था, इसमें सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे। असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रमों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना, हर विदेशी चीज का बहिष्कार करना। तो स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का विरोध, इसका अंत, और पंचायतों या पंचायती अदालतों की स्थापना करना
और जितने विवाद हैं उनका निपटारा सामूहिक रूप से आपस में कर लेना, ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। असहयोग आंदोलन के दौरान नेताओं ने स्वीकार किया कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, हर विदेशी चीज़ का बहिष्कार, विदेशी शिक्षण संस्थानों का, विदेशी उपाधियों का, विदेशी नौकरियों का, विदेशी न्यायालयों का, विदेशी स्कूलों का। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, अस्पृश्यता का विरोध किया गया, पंचायती अदालतों की स्थापना हुई, ऐसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना, ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? नकारात्मक कार्यक्रमों में विदेशी उपाधियों व पदों का बहिष्कार। कोई भी जो विदेशी उपाधि थी या जो पद थे उनका बहिष्कार करना। गांधी जी ने अपना जुलूवार पदक, कैसरे हिंद का पदक वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। तो गांधी जी और टैगोर के द्वारा अपनी ऐसी उपाधियों का बहिष्कार कर दिया गया। नंबर 2, किसका बहिष्कार? न्यायालयों का, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों व ऐसे पद जो अवैतनिक थे, किसी संस्था आदि में जो अवैतनिक पद थे, खास करके जो निकाय थे, इन निकायों में जो अवैतनिक पद भारतीयों को दिए गए थे, भारतीयों ने उन पदों से इस्तीफे दे दिए, उन पदों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ये नकारात्मक कार्यक्रम थे। और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, याद रखिएगा, ये नकारात्मक कार्यक्रम है, ये सकारात्मक कार्यक्रम। और इस तरह पूरे देश में एक जनव्यापी आंदोलन चलाया गया। लोगों में चरखा और सूती वस्त्र जो था एक चलन में आ गया, हर व्यक्ति चरखा काटने लगा, चरखा एक आंदोलन बन गया, घर घर चरखा काटा जाने लगा, लोग स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करने लगे। और इस दौरान अनेक ऐसे राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, अनेक ऐसे कारखाने स्थापित किए गए जहां पर स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण होने लगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों ने अपने नाम कटवा लिए, स्कूलों में जो शिक्षक थे उन्होंने शिक्षण करना बंद कर दिया। लोगों ने न्यायालयों का बहिष्कार कर अपने विवादों को आपसी सुलह समझौते से सुलझाना चालू कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी। और वहीं पर बड़े बड़े जो देश के उस समय बुद्धिजीवी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय, के मुंशी, इन लोगों ने ऐसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जहां विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के फ्री में पढ़ाया जाता था। ऐसे विद्यापीठ स्थापित किए गए, जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यापीठ में शिक्षण करते थे। तो गुजरात विद्यापीठ से डॉक्टर के मुंशी थे। मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, काशी विद्यापीठ के संस्थापक। तो इस प्रकार के ऐसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अब पूरे देश में इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था, अहिंसक तरीके से पूरे देश में विरोध। और ये पहला आंदोलन था जो अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया। लोग विरोध करते थे, सभाएं निकालते थे, करते थे, धरना देते थे, शराब की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना। और इस प्रकार शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से पूरे देश में आंदोलन चलाया गया। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नाम के स्थान पर जब भीड़ के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ हिंसक हो गई और भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया। और पुलिस वाले जब थाने में छिप गए तो भीड़ चूंकि उग्र थी, उसको आक्रोश बहुत ज़्यादा था, भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मारे गए। चौरी चौरा की इस घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
तो जो आंदोलन किया गया था ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जो 4 मांगें थी, स्वराज की प्राप्ति, रॉयल्टी एक्ट को रद्द करना, जलियांवाला बाग पर ब्रिटिश सरकार माफ़ी मांगे, खलीफा का राज वापस किया जाए, ये चारों मांगें पूरी नहीं हो पाई। इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन बीच में ही बंद हो गया। तो अब इस आंदोलन का मूल्यांकन करिए, ये आंदोलन क्या सफल था या असफल था। जब हम इस आंदोलन का मूल्यांकन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन एक पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। यद्यपि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस आंदोलन के प्रत्यक्ष लक्ष्य भले ही सफल नहीं हुए हों, लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप में भले ही ना हुई हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इसने भारतीय लोगों में एक चेतना जागृत कर दी और राष्ट्रीय स्फूर्ति का संचार किया। लोगों में एक ऐसी प्रेरणा आ गई, लोगों को जेल जाने का भय समाप्त हो गया, लोगों को पुलिस की मार खाने का भय समाप्त हो गया, लोगों में एक एकता की भावना आ गई और हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता को समाप्त करके समाज के जो विभिन्न वर्ग थे इस आंदोलन में शामिल हुए। क्योंकि इस आंदोलन के दौरान पूरे देश में सभी वर्गों ने भाग लिया था, खास करके जो मजदूर थे, किसान थे, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। मजदूरों ने इस आंदोलन के दौरान 396 डेज हड़ताल रखी, जिसमें लगभग 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे। तो मजदूरों की एक बड़ी भारी सहभागिता थी। 6 लाख मजदूरों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान, 396 दिन तक हड़ताल, 6 लाख श्रमिकों की भागीदारी। और इस आंदोलन में केवल मजदूरी नहीं, इस आंदोलन में किसानों ने लगान की अदायगी न करना, नाई धोबियों ने, जो ब्रिटिश अधिकारी थे या जो भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, उनको अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में जो अंग्रेज अफसर थे, जिनका सामान ढोने वाले पोर्टर्स होते थे, कुलियों ने उनका सामान ढोना बंद कर दिया। तो समाज का हर वर्ग, चाहे वो नाई धोबी था, पोर्टर था, किसान था, मजदूर था, सबकी भागीदारी थी। मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो बागान में काम कर रहे मजदूर थे, वो काम छोड़ करके भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया है, हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी नियमों को न मानेंगे। ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के नियमों की अवहेलना करना चालू कर दी और वो भी आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये एक ऐसा आंदोलन था, इस आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो पूछा जाएगा आपसे, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और इनका क्या योगदान था। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गुंडम पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे। कहाँ था इनका क्षेत्र? आंध्र प्रदेश के गुंडम पहाड़ी क्षेत्र। और ये आदिवासी समाज के नेता थे। इनके द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपने आदिवासी समाज के लोगों को संगठित करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक गुरिल्ला अभियान छेड़ा गया। हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने वन कानून बना दिया और वन कानून बनने से जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाते थे, लकड़ियां काटते थे, शिकार करते थे, उनकी जीविका जंगल के ऊपर निर्भर थी, वो समाप्त हो गई। उनको जंगल पे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इनकी रोजी रोटी छिन गई। साथ ही साथ इन आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेजों ने बेगार करने पर बाध्य किया। जो निर्माण कार्य हो रहे थे, सड़क निर्माण हो रहा था या कुछ ऐसे काम होते थे सरकार के, तो इनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके इनसे काम कराया जाता था। अल्लूरी सीताराम राजू और इनके जो समर्थक थे, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गुरिल्ला अभियान छेड़ा। गुरिल्ला अभियान कैसा? ये हिंसा की राजनीति में विश्वास करते थे। इन्होंने ऐसे दस्ते बनाए और ये छिप करके तीर धनुष से इन अंग्रेजी ठिकानों के ऊपर, सरकारी इमारतों के ऊपर, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे,
पोस्ट ऑफिसेज होते थे, उन पर हमला करते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य अंग्रेजों से प्रतिशोध लेना था। जो अंग्रेज थे इनको वो अपना शत्रु मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू को लेकर के आदिवासी समाज में ऐसी धारणा थी कि ये एक ईश्वरीय व्यक्ति है। लोग मानते थे कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास ईश्वरीय शक्ति है और इनका गोली भी, बंदूक की गोली भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, गोली भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसी मान्यता थी। लोगों का यह मानना था कि वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तरह तरह की ऐसी चमत्कार की घटनाएं भी अल्लूरी सीताराम से जोड़ी जाने लगी। अल्लूरी सीताराम राजू यद्यपि आदिवासी समाज से थे, लेकिन इन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को सुधारने के लिए शराबबंदी करने के लिए कहा और खादी पहनने के लिए कहा, क्योंकि ये गांधी जी के फॉलोअर थे, गांधी जी को मानते थे, लेकिन गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो गांधी के समर्थक थे, किंतु ये हिंसा, जोर दबाव की नीति में विश्वास करते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने आदिवासी समाज के लोगों को समाज सुधार करने के लिए भी प्रेरित किया, शराबबंदी के लिए प्रेरित किया, खादी पहनने के लिए प्रेरित किया, और इनके बारे में तरह तरह की ऐसी जो धारणाएं थी, सारे समाज के लोग इनके साथ थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जोरदार अभियान गुंडम पहाड़ी क्षेत्र में चलाया, किंतु 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी दे दी गई। इस प्रकार 1921 से लेकर के 1924 के बीच आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित करके अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वालों में से एक प्रमुख थे अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि राष्ट्रवाद के जागरण में कवियों और कलाकारों की क्या भूमिका थी? कवि और कलाकार, इनकी क्या भूमिका थी? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जब लोगों के अंदर किसी साझा हित को लेकर के आपसी एकता की भावना आए तो उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। लोगों का अतीत एक हो, लोगों की संस्कृति, लोगों की भाषा, लोगों के रीति रिवाज, लोगों के इस प्रकार के सरोकार जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तब उससे राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। और ये राष्ट्रवाद लोगों के दिमाग में कैसे विकसित होता है? जब विभिन्न भाषा समूह के लोग आपस में एक दूसरे से संबंध महसूस करते हैं, उनके आपस में एकता की भावना विकसित होती है, अपनेपन का भाव विकसित होता है, और इस भाव को विकसित करने में जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, स्थानीय भाषा है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब लोगों में एक अपनेपन का भाव आ जाए, वो उनको एकजुट करके एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। तो जिस समय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था 20वीं शताब्दी में, उस समय विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवियों, कलाकारों ने जो रचनाएं लिखी, जो चित्र बनाए, जो ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों की गाथाएं गढ़ी गई, उनके द्वारा भी लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ। तो कवियों ने ऐसी जो रचनाएं लिखी, कलाकारों ने जो ऐसे चित्र बनाए, इन चित्रों के माध्यम से एकता की भावना, अपनेपन का भाव, ये लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला हुआ। इसने लोगों को एक सूत्र में पिरोया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंद मठ लिखा और उसमें उन्होंने वंदे मातरम जो गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत लिख करके उन्होंने भारत माँ की एक अमूर्त तस्वीर का निर्माण कर दिया। भारत को एक भारत माँ की तस्वीर देने वाले वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। और इस प्रकार सभी भारत के लोग भारत माँ को एक प्रतीकात्मक छवि के रूप में देखने लगे। अवनींद्रनाथ टैगोर
ये कलाकार थे। इन्होंने भारत माँ की सन्यासिनी की तस्वीर बनाई और नीरेंद्रनाथ टैगोर जी ने वो जो सन्यासिनी के रूप में भारत की तस्वीर है उसका इन्होंने निर्माण किया। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में जो लोक कथाएं थी, लोकगीत थे, उनको एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया, फोक लोर्स ऑफ बंगाल। फोक लोर्स ऑफ बंगाल किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दक्षिण भारत में ऐसे लोकगीतों को संग्रहित उसको पुस्तक का रूप देने का काम नटेशा शास्त्री ने किया। नटेशा शास्त्री ने फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया इस पुस्तक का संपादन किया। तो नटेशा शास्त्री की फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, फोक लोर्स ऑफ बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की, इस प्रकार जो कवियों लेखकों ने लोकगीतों को, लोक कथाओं को संग्रहित किया, इन पुस्तकों को पढ़कर के लोगों में आपसी सामूहिक अपनेपन का भाव जागृत हुआ। लोगों को अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक निधि है, इसको जानने और समझने और एक दूसरे से जुड़ने की भावना विकसित हुई। ऐसे राष्ट्रीय महापुरुषों के चित्र बनाए जाने लगे, शिवाजी, राणा प्रताप, और ऐसे चित्रों को लोग एक आदर्श के रूप में देखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ तो भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय ध्वज किया गया, और वो जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया उस समय, उसमें 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। हरे, पीले और लाल रंग के इस 3 ध्वज के बीच में 8 कमल के फूल और चंद्रमा को दिखाया गया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। आगे चल करके 1921 में गांधी जी ने स्वराज्य का एक झंडा और निर्मित किया। उस झंडे में जो 3 रंग ही थे, उन 3 रंगों में बीच में चरखे को स्थान दिया गया और उसमें सफ़ेद, हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार इन राष्ट्रीय ध्वजों ने लोगों को एक झंडे के नीचे लाने में, उनमें आपसी एकता को विकसित करने में बहुत योगदान दिया। तो ये कवियों और कलाकारों की भूमिका थी, जिससे कि सभी भारतीय एकजुट हुए और भारत में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को एक बल मिला, और आगे चल करके जो स्वतंत्रता आंदोलन था हमारा, वो और मजबूत हुआ। मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित 2 बड़े प्रश्न हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किन कारणों से चालू किया गया, या नमक यात्रा या दांडी मार्च क्या था, और दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के बाद वो पहले की तरह गति क्यों नहीं पकड़ सका, इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। धन्यवाद।